हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी पीयूष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पीयूष है। ये बात मैं आपको 90s की बता रहा हूँ। ये घटना मैंने मेरे पापा से सुनी थी। बात कुछ ऐसी थी कि मेरे पापा और उनकी जो फैमिली थी वो सभी एक बिल्डिंग में रहते थे और फिर जॉब के चलते हुए पापा को उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा था। जिस बिल्डिंग में पापा शिफ्ट हुए थे वो बिल्डिंग के 2 वॉचमैन थे और वो दोनों भाई थे। पापा बताते हैं कि रात के समय वहां पर 2 भाई लोग रहते थे जो ड्यूटी करते थे। दिन में कोई वॉचमैन नहीं था और न ही दिन में किसी वॉचमैन की जरूरत पड़ती थी। रात में इसलिए रखा गया था कि वो दोनों भाइयों की शिफ्ट 12 घंटे की थी और उस बिल्डिंग में पानी जो आता था वो मॉर्निंग में 7 बजे आता था। तो रात में उनको सिक्योरिटी भी मिल जाती और मॉर्निंग में वो दोनों ही वॉचमैन बिल्डिंग को पानी छोड़ने के लिए भी काम आ जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात कुछ चोर हमारे बिल्डिंग में घुस आए। जो 2 वॉचमैन थे हमारे बिल्डिंग में, उनमें से एक जो था वो फिजिकली वीक था और जो दूसरा था पतला दुबला सा था, लंबा था, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाला और बहुत ब्रेव था। वो किसी से नहीं डरता था। उस रात में वो दोनों ही भाइयों ने मिलकर सभी चोर को वहां से भगा दिया। इसके बाद ऐसे और 2 अटेम्प्ट हुए, लेकिन बिल्डिंग में चोरी नहीं हुई। हर कोई उन वॉचमैनों को बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिर एक रात कुछ अजीब सी घटना घटी। जो उसका भाई फिजिकली वीक था, उस दिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो दवाई लेकर आराम कर रहा था। ये अकेला ही बाहर ड्यूटी पर था। 2 चोर बिल्डिंग में घुस कर आ गए। ये देख नहीं पाया, लेकिन जब वो दोनों जा रहे थे तब इसने दोनों को देख लिया और दोनों को पकड़ने की कोशिश में उनके बीच लड़ाई हो गई। जिसके बाद जो 2 चोर थे उनमें से एक चोर ने इसे बहुत बुरी तरह से जान से मार दिया। इसके मर जाने के बाद वो दोनों चोर भी पकड़े गए। बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और वो दोनों पकड़े गए। उसके बाद दोनों को काफी लंबी सजा हुई थी। ये इंसिडेंट हो जाने के बाद 2 बहुत अजीब से इंसिडेंट घटे थे। एक तो ये, जिस सेल में उस चोर को रखा गया था उस समय कहा जाता है कि 9 दिन के बाद में वो चोर एकदम से एक रात में बैठे बैठे चीखने लगा और बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे जाने दो यहाँ से, बस मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो जो बाहर पुलिस के राउंड अप होते हैं जेल में, वो उनको भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरी जान बचा लो। उनमें से एक पुलिस वाले ने उस सेल को खोला और चारों ओर देखा, कहने लगा किससे बचा लो। उस चोर ने कहा वो जो कोने में आदमी बैठा है, दुबला सा लंबा सा, वो मुझे मार देगा। पुलिस वालों ने उसे ही डांट लगाई, कहने लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और दोबारा अगर तूने ऐसा किया तो हम तुझे मारेंगे। जिसके बाद वो शांत था, लेकिन अगली सुबह में वो मरा हुआ मिला। इसमें एक और शॉकिंग बात दोस्तों ये थी कि जिस टाइम पर सुबह में वो वॉचमैन मरा था, ठीक उसी टाइम पर वो चोर भी मरा। चोर ने भले हमला वॉचमैन पर रात में कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो 2-4 घंटे सरवाइव कर गया था। उसी टाइम पर उस चोर की मौत हो जाना ये बहुत अजीब बात थी। और दूसरी बात ये कि उसके बाद बिल्डिंग में जब भी कोई चोर हमारी चोरी करने आता, या तो वो पागल हो जाता या तो फिर वो कहीं गायब सा हो जाता। गायब मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि 2 इंसिडेंट कुछ ऐसे ही हुए। उनमें से एक इंसिडेंट ऐसा था कि कुछ चोर हमारी बिल्डिंग में चोरी करने आए, जिसके बाद
बिल्डिंग के ही कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद वो सब के सब वहां से भाग गए। लेकिन अगली रात में एक चोर आ गया था। उसने कब, कहाँ, कैसे चोरी किया या नहीं किया ये भी कोई नहीं जानता। फिर उसकी अगली सुबह में जो बिल्डिंग का गार्डन था वहां पर वो दफनाया हुआ था, यानी कि लोगों को वो उधर पर जमीन के अंदर गड़ा हुआ मिला और वो मर चुका था। इसके 15 दिन के बाद में ही एक इंसिडेंट और ऐसा हुआ जिसमें चोर बिल्डिंग के गार्डन के पीछे की साइड पर अंदर जमीन में गड़ा हुआ मिला, वो भी मर चुका था। ये बात उसी एरिया में आग की तरह फैल गई। अब हर कोई ये बात समझ चुका था कि यहाँ पर चोरी करना ठीक नहीं है, या यहाँ पर अगर चोरी करने जाओ तो पागल हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। उसके बाद उस बिल्डिंग में कभी कोई चोर का आना देखा ही नहीं गया। दोस्तों, मेरे पापा बताते हैं कि 2004 तक हम लोग उस बिल्डिंग में रहे और 2004 में उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया क्योंकि बिल्डिंग अब पुरानी हो चुकी थी, जिसके बाद पापा लोगों ने उस बिल्डिंग को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर गए। तो दोस्तों, ये थी पीयूष जी की कहानी। दोस्तों, इनकी एक और कहानी है जो कि इनके फ्रेंड के फैमिली के साथ घटी थी। अब वो कहानी शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे कहानी बताया। उसके मम्मी पापा के साथ ये घटना घटी थी। ये घटना में वो भी था, लेकिन उस समय उसकी उम्र 4 साल की थी। हुआ कुछ ऐसा था कि उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इसी वजह से उन्हें एक बंगलो अलॉट किया गया था। वो लोग वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हुए थे। जो घर था वो पूरा लकड़े का बना हुआ था और अंग्रेज़ों के टाइम का वो घर था। कहते हैं कि जो घर अंग्रेज़ों के टाइम के होते हैं वो मोस्टली हॉन्टेड ही होते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो आगे कहानी में पता चलेगा। जब उसके मम्मी पापा उस घर में पहुंचे तभी उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, तो उन्होंने उसके पापा से कहा कि घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है। लेकिन उसके पापा कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि उन्हें तो हर 2-3 साल में घर को चेंज करना होता था। वो जो बंगला मिला हुआ था वो सी फेसिंग बंगला था और सामने उस बंगले के काफ़ी अच्छा व्यू आता था। लेकिन पूरा घर लकड़े का बना होने की वजह से उस घर में अगर चलते या कुछ भी होता तो लकड़े की आवाज़ आती। घर पुराना हो चुका था, लकड़ियाँ भी पुरानी हो चुकी थी, तो कई बार चिरमिराती हुई आवाज़ भी उन्हें ऐसी ही सुनाई देती। उन्हें उस घर में गए हुए कुछ 8 या 10 दिन हो चुके थे। पहले मैं आप लोगों को उस घर का डिस्क्रिप्शन दे दूं कि घर में जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें 2 कमरे थे। फिर उसके बाद एक जो सीढ़ी थी वो मेन डोर के ग्राउंड फ्लोर से लगकर ही ऊपर की ओर जाती थी। फर्स्ट फ्लोर पर वो लोग रहते थे, मेरे फ्रेंड की फैमिली, उसके मम्मी पापा और वो। ऊपर भी 2 बेडरूम थे और एक लिविंग रूम था। वैसे तो बेडरूम 2 थे, लेकिन वो यूज़ एक ही करते थे, इसीलिए दूसरे वाले बेडरूम को उन्होंने पूजा घर बना दिया था। मेरा फ्रेंड बताता है कि एक शाम में मेरे मम्मी पापा जब मुझे लेकर बाहर घुमाने गए हुए थे तब हमें लौटने में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। जब हम घर के पास आए तो हमने देखा कि जो नीचे का एरिया हम लोगों ने वहाँ पे हाउस हेल्प वालों को दिया हुआ था उसमें भी एक हस्बैंड और वाइफ रहा करते थे। तो उसकी वाइफ घर के बाहर बैठी हुई थी और वो रो रही थी। जब मम्मी पापा वहां पर पहुंचकर उससे पूछे कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम ऐसा बाहर क्यों रो रही हो, वो कहने लगी कि मेरे पति के साथ बहुत बुरा हुआ। मम्मी पापा ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा पति? उसने कहा कि अंदर है। जब अंदर जाकर उसके पति को मम्मी पापा ने देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके शरीर में छोटी छोटी कांच ढसी हुई थी। मम्मी ने कहा कि ये कैसे, क्या हुआ, ये गिर गया या इसके ऊपर कांच गिरी? वो कहने लगी कि ये शीशा साफ कर रहा था, फिर एकदम से शीशा टूटा और कांच के सब टुकड़े इसके शरीर में घुस गए। जितने मुझसे निकल सकते थे मैंने निकाली और उसके बाद अब वो मुझसे नहीं निकल रहे हैं। मम्मी और पापा दोनों ही उसको चिल्लाने लगे
कि इतनी देर से तू इसे ऐसे ही लेकर बैठी है, ये तो मर जाएगा। फिर जल्दी जल्दी उसे उठाया और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। जब उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया तो रास्ते में लौटते समय उस औरत ने मम्मी पापा से कहा कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये घर में आत्मा है या भूत प्रेत है? तो मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा ने कहा कि हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी मम्मी के बोलने का तरीका कुछ अलग था, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज महसूस होती थी। फिर उसने बताया कि रात के समय जो उन लोगों का पेट डॉग था जिसे घर के बाहर बांधते थे, वो जोरों से चिल्लाने लग जाता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर डर सा लगने लगता है। मेरे दोस्त के मम्मी पापा ने दोबारा उससे कहा कि अगर आपको नहीं जमता है तो आप ये जॉब छोड़कर जा सकती हो। रात में वो सभी लोग सोने चले गए। जैसे ही सुबह हुई तब उसने कहा कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे मेरी जान का खतरा है। तभी ही वो एकदम अजीब सा मुंह बनाकर रोने भी लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा दुर्घटना घटी हो। जिसके बाद मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा ने उससे फिर कहा कि क्या हुआ है, तुम हमें साफ साफ बताओ। वो कहने लगी कि रात में मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें घर के अंदर से ही आ रही थी और वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो कह रही थी कि अगर यहाँ से नहीं गई तो तेरे आदमी को जान से मार देंगे। मम्मी को ये बात सुनकर काफ़ी अजीब लगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाओ। और वो रात वो पापा से जिद कर कर कहने लगी कि आज हम सब नीचे सोएंगे, हम भी देखते हैं कि ये बात में कितनी सच्चाई है। जब रात में वो लोग नीचे सोए तो उन्हें भी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरा जो फ्रेंड था उसकी एज उस समय 4-5 साल की थी। जब वो रात में सोया हुआ था तभी एकदम से एक कांच की बोतल उन लोगों के घर में जो थी वो उसके सर के पास आकर फूट गई और वो कांच का एक टुकड़ा उसके सर में भी चुभ गया था। आज भी उसके सर में वो निशान है। जिसके बाद वो लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई। वो जल्दी से उठे, मेरे फ्रेंड को उठाया और ऊपर के घर में चले गए। अब उनको समझ में आ रहा था कि ऊपर क्यों भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर पूजा घर भी था। शायद उसी की वजह से भूत प्रेतों की हिम्मत नहीं होती होगी कि वो ऊपर के घर में घूमे। फिर जो मेरे फ्रेंड के पापा थे उन्होंने वहाँ पर ही एक लेटर डाल दिया कि हमें अब दूसरा घर चाहिए, ये घर में हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। और अगले 3 दिन के अंदर ही वो लोग उस घर को शिफ्ट करके दूसरी जगह चले गए। तो दोस्तों, ये थी पीयूष जी की कहानियाँ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अक्षत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अक्षत है। ये बात 2019 की है। नवंबर के एंड में जब मेरा कानपुर का जॉब छूट गया था तब मैं मुंबई आकर रहने लगा और वहाँ पर जॉब के लिए कई सारी जगह पर मैंने अप्लाई किया, लेकिन जॉब मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने एक दोस्त के घर पे आके रहने लगा था। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, उसने कहा ठीक है, मैं अपनी कंपनी में बात करता हूँ, अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो तुझे जॉब मिल जाएगा। मैं ये सुनकर काफ़ी खुश था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तू बात कर ले। लकीली उसने अपनी कंपनी में बात किया और अगले 6 दिन के अंदर ही मुझे ऑफर लेटर आ गया था। मैं जॉब पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन में मुझे इतना समझ में आ गया था कि हम दोनों एक ही रूम में शायद बराबर एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से मैंने खुद का एक दूसरा अपार्टमेंट लेने का सोचा। जब मैंने बात किया तो मुझे काफ़ी दूर एक अपार्टमेंट मिला, लेकिन मैं खुश था कि अभी दोनों को अपनी स्पेस मिलेगी। और फिर जब मैं उस अपार्टमेंट को देखने गया, मुझे वो अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन एक बात उसकी बहुत अजीब ये थी कि आसपास वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। और दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को मेरी लोकेलिटी समझा दूँ कि जहाँ पर मेरा घर था उसी के सामने से एक रोड गुजरता था, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिक्शा या सवारी नहीं आती थी। वहाँ एक स्ट्रीट लैंप का भी पोल था
जो कि रात में जलता था, लेकिन उसका जो उजाला था वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था। और जैसा कि हम लोग नॉर्मली रोड पर देखते हैं कि हर स्ट्रीट लाइट का जो पोल होता है थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा होता है, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर दूसरा स्ट्रीट लाइट का पोल था। और मेरे घर से थोड़ी ही आगे एक और रोड था जो कि उसको इंटरसेक्ट करता था, यानी कि चौरास्ता आप लोग उसे कह सकते हो। और मेरा जो घर था उसके सामने वाली साइड पर एक गार्डन भी था, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पर लोग ही ज़्यादा नहीं रहते थे, इसी वजह से उस गार्डन में भी मैंने कभी लोगों को बैठते हुए नहीं देखा था। एक शाम की बात है कि ऑफिस से छूटने के बाद मेरे कलीग ने अपने घर पर पार्टी रखी हुई थी। उसने कहा कि तू भी चल साथ में। मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो जिद करने लगा। फिर मैं उसके साथ उसके घर पर चला गया। वहां से निकलने में रात के 11:30-12 बज चुके थे। मैंने उसके घर से एक बस ली और बस पकड़कर अपने वहां के नज़दीकी बस स्टॉप पर उतर गया। अब भी वहां से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जो कि मुझे पैदल चलकर ही पार करना था। जब मैं अपने घर की ओर आगे जा रहा था तो जो घर के सामने साइड गार्डन था, पहले वो गार्डन पड़ता था, फिर मेरा घर। मैंने देखा कि गार्डन में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन एक बेंच पर कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे देखा और आगे बढ़ने लगा। वो एक लेडी थी, क्योंकि जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा ही था कि उसने आवाज लगाई, बेटा इधर आ। इतना कहकर वो चुप हो गई, लेकिन मुझे लगा कि इसे इग्नोर करना ही ठीक होगा और मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। अगले 5 या 10 कदम बढ़ने के बाद मुझे लगा कि एक बार पीछे मुड़कर देखता हूँ। जैसे ही मैं मुड़कर पीछे देखा तो वो बेंच पर कोई नहीं था। ये देखकर मेरी सांसें फूलने लगी और मैं तेज कदमों के साथ साथ अपने घर की ओर आगे बढ़ा। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पर चला गया। घर जाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इस वजह से काफ़ी देर तक तो मुझे नींद ही नहीं आई, और जब नींद आई तब मुझे तुरंत ही वही आवाज़ फिर से सुनाई दी कि जैसा वो बुढ़ी मुझे अपने पास बुला रही है। मैं एकदम से आँख खोलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने फिर से इस बात को इग्नोर किया और सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। अगली सुबह उठकर वही रोज के जैसा जो रूटीन था, मैं काम के लिए चला गया। उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा था। तबीयत भी ठीक नहीं थी और साथ ही साथ वो दिन काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं काफ़ी थक चुका था। मैं जब अपने घर पर आया तो घर आने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि आज खाना नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। तो पास के ही एक रेस्टोरेंट में फ़ोन करके मैंने वहाँ से खाना ऑर्डर किया, और खाना ऑर्डर करके मैंने सोचा कि अभी नहाने चला जाता हूँ। मैंने पानी भरने के लिए बाल्टी को छोड़ दिया था और तभी ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया। बातों बातों में इतना समय लग गया कि पता ही नहीं चला। जब मैंने फ़ोन काटा तो मैं देखा कि 1 घंटा 10 मिनट तक मैंने अपनी मम्मी से बात किया था। मैं सोचने लगा कि वो रेस्टोरेंट से खाना तो 20-25 मिनट में डिलीवर हो जाता है, लेकिन अभी तक खाना क्यों नहीं आया। यही सोचकर मैंने रेस्टोरेंट में दोबारा कॉल किया तो उन लोगों ने कहा कि आपका ऑर्डर तो कब से निकल चुका है, अभी बस पहुंचता ही होगा। मैं ये सोचकर वहीं पर बैठा और जैसे ही मैंने अपने कपड़े लिए नहाने जाने के लिए, तभी ही डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि एक आदमी जिसके सर में से खून जा रहा था। मैं उसे देखकर समझ गया था कि ये डिलीवरी बॉय है। मैंने कहा कि आप यहाँ पर अभी इतना लेट? वो कहने लगा कि सॉरी सर, ऑर्डर लाने में लेट हो गया है। फिर मैंने उससे कहा तो कहाँ है मेरा ऑर्डर? वो कहने लगा कि मैं गाड़ी में ही शायद आपका ऑर्डर भूल गया, मैं लेकर आता हूँ बाइक से। वो नीचे उतर गया। जब वो नीचे उतरा तब दोबारा मुझे रेस्टोरेंट से कॉल आया और वो लोग कहने लगे कि सर सॉरी टू से यू, जो आदमी या जो वर्कर आपका खाना लेकर गया था उसका एक्सीडेंट हो गया है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई है। हम लोग आपको दोबारा से खाना भिजाते हैं। यह सुनकर मैं दंग रह गया कि अभी तो मैंने उस आदमी को या उस लड़के को देखा था। और फिर मैं जल्दी से कपड़े छोड़कर नीचे भागा। नीचे जाकर देखा तो नीचे कोई नहीं।
मैंने वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई अभी यहाँ से गया ही नहीं था। मैं इससे और ज़्यादा डर चुका था। मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्या करूं इतनी रात में, किसी दोस्त के घर चला जाऊं सोने। लेकिन मेरे आसपास, जैसा मैं आपको बताया, कि लोग बहुत कम रहते थे और इसी वजह से वहां से उतनी रात में सवारी मिलना भी मुश्किल था। वहां से काफ़ी दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर था, लेकिन उतनी रात में मैं उसके पास कैसे जाता। मजबूर होकर मुझे वहीं सोना था। मैं वो रात भी डरते हुए निकाल दिया। अगले दिन मैं अपने एक दोस्त को जाकर उस जगह के बारे में पूछने लगा। उसने कहा कि हो सकता है वो जगह ही हॉन्टेड हो। मैंने जब उससे सारी बात कही तो उसने मुझसे एक और बात कही। वो ये कह रहा था कि आज रात में जॉब से छूटने के बाद पहले हम मेरे घर जाएंगे, उसके बाद मैं वहाँ से कपड़े लूँगा और मैं भी आज तेरे साथ तेरे ही रूम में आकर सोऊंगा। उसे हॉरर मूवीज़ देखने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था और पैरानॉर्मल चीज़ों में उसका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। वो भी जब रात में मेरे साथ आकर सोया तो वो कहने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फीलिंग आ रही है, डर सा लग रहा है, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों है। शायद आसपास लोग काफ़ी कम हैं, इस वजह से डर लग रहा है। बात करते करते उसने अपने सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और खिड़की के पास जाकर खिड़की को खोलकर सिगरेट पीना शुरू किया। तभी उसने देखा कि जो मेरे घर के सामने स्ट्रीट लैंप का पोल था, उसके नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसने कंबल ओढ़ कर रखी हुई थी। वो ये देखकर मुझे कहने लगा कि देख, तुझे वही तो बूढ़ी नहीं दिखी थी। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है तो मैं हंसने लगा। वो कहने लगा कि इधर आ जल्दी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी थी और वो हम लोगों को ही वहां से बैठ के घूर के देख रही थी। उसके बाद वो धीरे से उठी और वहां से आगे बढ़ने लगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहानी के शुरू में ही बताया था कि वहां से दूसरा जो स्ट्रीट लाइट का पोल था वो काफी दूर था। वो अंधेरे में जाते जाते एकदम से गायब हो गई और फिर वो हम लोगों को कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर मेरा दोस्त भी काफी ज्यादा डर गया। उसने मुझसे तुरंत ही कहा, यार अक्षत, ये घर हॉन्टेड है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ आस पास बहुत सारी भूत प्रेत आत्माएं रहती है। मुझे नहीं लगता कि तुझे यहाँ पर आगे रहना चाहिए या इस घर को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अगली सुबह हम जॉब के लिए चले गए। अब मुझे तो रात में अपने घर पर ही आना था। मैं डरते डरते अपने घर पर आया। मेरे घर से 200-300 मीटर की दूरी पर पहले ही एक किराने की शॉप थी, तो मुझे वहां से कुछ सामान लेना था। मैं उस आदमी के पास से जाकर सामान लेते हुए उससे बातचीत करने लगा और उससे उस घर के बारे में पूछने लगा। उसने कहा कि वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो गार्डन है, कहते हैं कि बहुत साल पहले उस गार्डन की जगह पर एक टूटा फूटा सा खंडर था और वो खंडर की कहानी कुछ लोग ऐसी बताते हैं कि उसमें कुछ फैमिली के लोग रहते थे, 4 या 5 लोग थे। फिर एक दिन सबकी अचानक एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वो कैसे मरे ये कोई नहीं जानता, जिसके बाद लोगों को वहां पर भूत प्रेत के होने का एहसास होने लगा। फिर उसके कुछ साल के बाद उस घर को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया और वहां पर गार्डन बना दिया गया। उसके बाद मैंने उससे वो आदमी की कहानी पूछी जो मेरे घर पर आया हुआ था, कि ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी की आत्मा मेरे घर पर खाना देने आई हो। यह सुनकर पहले तो वो हंस पड़ा, लेकिन जब मैंने उसे बहुत गुस्से में देखा तब उसने कहा कि यहाँ आत्माएं बहुत ज़्यादा है। ये बात में कोई झूठाई नहीं है। हो सकता है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो उसकी आत्मा भी भटकते हुए आपके पास आ गई हो। मुझे ये इसका जवाब कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन जैसा कि मैंने अपना मन बना ही लिया था कि उस घर को छोड़ना है, तो अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैंने सारी शिफ्टिंग के लिए जो जो सामान चाहिए था वो सब पैक किया और उस घर को छोड़कर निकल गया। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं गया। मैं नहीं जानता कि वहाँ पर क्या था और क्यों था, लेकिन मैं जिसको भी एक कहानी सुनाता हूँ वो लोग एक ही बात कहते हैं कि हो ना हो वहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया ज़रूर था जो कि मुझे परेशान कर रहा था। तो दोस्तों,
ये थी अक्षत जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी दिनेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मैंने मेरे दादाजी से सुनी थी। ये घटना हमारे ही गांव की है। ये घटना 1984 की है। उस समय मेरे दादाजी बताते हैं कि गांव में उस समय लगभग 30 से 35 घर थे। हमारा गांव काफ़ी छोटा सा था। आज भी आप लोगों को नॉर्थ इंडिया के कुछ गांव ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पर 40 से 50 ही घर हैं। हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव था जिसे हम लोग गांव में बड़ा गांव कहकर बुलाते थे, क्योंकि उस गांव में लगभग 80 से 90 घर थे। कोई भी सामान अगर लेना होता था तो उसी गांव में जाकर हमें खरीदना होता था। हमारे गांव में कोई दुकान नहीं थी। वो गांव हमारे गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। एक आदमी हमारे ही गांव का, उसने सोचा कि क्यों ना गांव में ही दुकान एक खोल ली जाए, जिससे हमारे गांव के लोगों को दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसने गांव में दुकान तो डाल दिया था, लेकिन हर 2-3 दिन में उसे सामान खरीदने के लिए बड़ा गांव जाना होता था। वो वहाँ से सामान लाकर अपनी दुकान में भरता। कई बार तो उसे दुकान बंद करके भी जाना होता। अकेला आदमी था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने मेरे दादाजी से कहा कि अगर तू भी मेरे साथ काम कर ले तो जो बार बार दुकान बंद करना होता है ये हम नहीं करेंगे। एक आदमी दुकान पर बैठेगा और दूसरा आदमी जाकर सामान ले आएगा। दादाजी को उसकी ये बात अच्छी भी लगी। दादाजी ने कहा कि ठीक है, चल मैं तेरे साथ में यहीं पे काम पर लग जाता हूँ। दादाजी वहीं पर उसी के साथ काम पर लग गए। एक दिन वो दादाजी को कहने लगा कि यार बहुत सारा सामान कम हो गया है दुकान में से, यानी कि बिक चुका है। तो ऐसा करता है कि हम दोनों ही सामान लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। दोनों के पास साइकिल थी, तो दोनों ही दुकान बंद करके बड़ा गांव चले गए। शाम के कुछ 5 बजे के आसपास ये लोग गांव के लिए निकल पड़े थे और एज़ यूजुअल सामान लेकर 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम आ ही जाते थे। लेकिन उस दिन इन्हें आने में कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई। बात कुछ ऐसी थी कि जब ये लोग बड़ा गांव पहुँचे तब पता चला कि जो दुकान वाला वहाँ पर था उसके घर में किसी की शादी थी। तो उसने उन लोगों से कहा कि आप लोग भी पहले ज्वाइन हो जाओ, शादी अटेंड कर लो, फिर मैं आप लोगों को सामान देता हूँ और आप लोग लेकर चले जाना। दादाजी ने मना भी किया था कि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उसके ज़िद करने की वजह से दोनों को वहीं पर रुकना पड़ा। शादी अटेंड करने के बाद कुछ 9:30 बजे के आसपास वो दोनों को ही दुकान पर ले आया और सामान का हिसाब किताब करने लगा। सामान लेकर जब ये लोग निकल रहे थे वहाँ से, तब रात के 11 बज चुके थे। और आज से इतने साल पहले सूरज डूबने के बाद ही गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते थे। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि रात के 11 बजे कितना सन्नाटा हर जगह होता होगा। और उस समय तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। दादाजी और उनका जो दोस्त था, ये दोनों ही साइकिल पर माल को लोड करके वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब माल काफ़ी ज़्यादा था, तो इसी वजह से दोनों साइकिल पर ना बैठकर साइकिल को हाथ से ही चला रहे थे, यानी धक्का देकर। थोड़ी सी दूरी पर आने के बाद दादाजी का जो दोस्त था उसने तालाब किनारे किसी को घूमते हुए देखा। दादाजी से कहने लगा कि देख, वो आदमी इतनी रात में तालाब के पास क्या कर रहा है। दादाजी ने कहा कि जाने देना, हमें क्या करना है, छोड़ हम चलते हैं। लेकिन वो कहने लगा कि हो सकता है उसे किसी की मदद की ज़रूरत होगी, चल जाकर पूछते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई उसका अपना तालाब में डूब गया हो, हमें पूछने में क्या है। दादाजी का दोस्त काफ़ी अच्छा था। दादाजी ने कहा कि ठीक है, अगर ये बात है तो चल हम पूछते हैं। पहले तो दोनों ने दूर से ही आवाज़ लगाई, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी और उनका दोस्त दोनों ही तालाब के पास पहुँचे और जाकर उससे पूछने लगे कि क्या बात है, आप इधर क्यों घूम रहे हो। वो आदमी अब भी चल रहा था। दादाजी ने कहा कि इसे सुनाई नहीं दे रहा है। तभी उनका दोस्त ने कहा कि अगर सुनाई नहीं भी दे रहा है, ये देख तो सकता है, इसे समझ में नहीं आ रहा कि हम इसके पास में आकर खड़े हो गए हैं। उसके बाद दोनों उसके और करीब चले गए, लेकिन वो आदमी चल ही रहा था। चलते चलते वो आदमी रुका नहीं
दादाजी और उनका दोस्त जिस जगह पर खड़े थे वो उसी जगह पर चलते जा रहा था। दादाजी ने देखा कि वो आदमी चलते हुए इन्हीं के ओर आ रहा था, क्योंकि वो उसी ट्रैक पर चल रहा था। लेकिन वो अब भी उन्हें देखकर रुका नहीं, ना ही तो कोई जवाब दिया, बल्कि उनसे आर पार होकर वो निकल गया। ये देखना था कि दोनों के हाथ पैर बिल्कुल ढीले से हो गए और डर की वजह से पसीना छूटने लगा। तभी दादाजी ने अपने दोस्त से कहा कि चल यहाँ से, जल्दी चल। दोनों ही वहाँ से निकलने लगे। जब वहाँ से वो लोग निकलने लगे तभी ही पीछे से उस आदमी ने आवाज़ लगाया, और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी और डरावनी थी। वो आवाज़ में उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इतना कहना था कि दादाजी और उनका दोस्त एकदम से रुके और पीछे मुड़कर देखा तो अब उस आदमी का टहलना या चलना बंद हो चुका था और वो आदमी खड़े होकर घूर रहा था यही दोनों को। और फिर एकदम से ही वो वहाँ से पीछे हटा और तालाब में धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन वो तालाब में डूब नहीं रहा था, बल्कि उसके ऊपर उल्टा चलते जा रहा था। वो खुद से ही इन दोनों से दूर हट रहा था। दादाजी और उनके दोस्त ने कहा आपस में ही कि यहाँ से जल्दी निकल जाना ही ठीक रहेगा। दोनों फिर से भागे और ऊपर की साइड दोनों की साइकिल जो रखी हुई थी, दोनों जल्दी से वहाँ पहुँचे और साइकिल लेकर तेज़ तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। अभी ये लोग वहाँ से 50 या 100 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि दोबारा इन्हें वही आदमी दिखाई दिया। इस बार वो पूरी तरह से भीगा हुआ था, यानी पानी उसमें से ज़मीन पर गिर रहा था, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि या तो इसने तालाब में डुबकी लगाया है या फिर इसने पानी को पूरा अपने ऊपर डालकर यहाँ पर आया है। ये बात दोनों के ही समझ के परे थी कि तालाब में तो वो डूबा नहीं था, फिर ये इतना भीगा हुआ कैसे है। वो दोनों के सामने आकर खड़ा था। इसके बाद में उसने ज़मीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और वो पत्थर दादाजी और उनके दोस्त की ओर फेंका, लेकिन वो दोनों उससे बच गए। फिर वो दोनों के करीब आकर दोनों को ज़ोर से मारा, जिसके बाद दोनों साइकिल और सामान लेकर ज़मीन पर गिर पड़े। काफ़ी सारी जगह पर उन्हें चोट भी आई थी। फिर वो वहीं खड़ा होकर हंसने लगा और दादाजी से नज़दीक आकर उसने कुछ कहा, लेकिन दादाजी का ऐसा कहना था कि मुझे सुनाई नहीं दिया कि वो क्या कह रहा है। इसके बाद उसने दादाजी के दोस्त की टांग पकड़ा और उसे घसीटते हुए खींचने लगा और खींचते हुए शायद दोबारा से तालाब की ओर ही ले जाने लगा। मेरे दादाजी ये सब खड़े होकर देख ही रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि एकदम से उसने दादाजी की ओर पीछे देखा और कहने लगा, अब तेरा भी नंबर आएगा। दादाजी जल्दी से अपने दोस्त को बचाने के लिए भागे। उसने दादाजी को धक्का दिया। दादाजी ज़मीन पर फिर से उड़ कर गिरे और दादाजी की भी टांग उसने पकड़ लिया। दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने दोनों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। फिर दादाजी ने तुरंत ही भगवान को याद करना शुरू किया और भगवान का नाम ज़ोरों से लेने लगे। उनका जो दोस्त था वो ये देखकर खुद भी भगवान का नाम जपने लगा, जिसके बाद एकदम से वो कहीं हवा में गायब हो गया और फिर दिखाई नहीं दिया। दोनों जल्दी से उठे, अपने कपड़े झाड़े और वो साइकिल और सामान उठाकर वहाँ से आगे निकलने लगे। दादाजी ने अपने दोस्त से कहा कि कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम जपना बंद नहीं करना जब तक हम अपने गांव नहीं पहुँच जाते। फिर दोनों ही भगवान का नाम जपते रहे और कुछ ही समय में वो दोनों ही गांव पहुंच चुके थे। गांव आने के बाद दादाजी के दोस्त की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। वो 7 से 8 दिनों तक पूरी तरह से बीमार था और उसकी जो दुकान थी वो मेरे दादाजी संभाल रहे थे, क्योंकि दादाजी को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। दादाजी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करते थे, लेकिन उनका अटूट विश्वास भगवान में था और वो हमेशा ही कहते थे कि बुराई चाहे कितनी ही ज़्यादा हो, अच्छाई हमेशा जीतती ही है। इसके बाद
दादाजी की ये घटना गांव में सभी लोगों को पता चली और लोग उस जगह से रात के समय जाने आने को बिल्कुल अवॉइड करने लगे। तो दोस्तों, ये थी दिनेश जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है यह हमें शालिनी जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, लेकिन ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये मेरे साथ वेस्ट बंगाल में घटी। दरअसल मेरी लव मैरिज होने के बाद मैं वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गई थी। वहाँ जाने के बाद शुरुआत में तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली, लेकिन क्या पता था कि आगे मैं कुछ ऐसा भी देखने वाली हूँ या मुझे कुछ ऐसा भी अनुभव होने वाला है जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना किया हो। ये बात 1999 की है। तब वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में मेरे पति के दादा दादी रहते थे, तो इसीलिए मुझे भी वहाँ पर एक दिन जाना पड़ा। दरअसल हम लोग वहाँ पर 4 से 5 दिन रुकने के लिए गए हुए थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ से उनका गांव लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं वहाँ गांव पहुँची तो मुझे लोगों से ये सुनने को मिला कि जिस हवेली में हम लोग रहने के लिए गए हैं वो हवेली भूतिया है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि ये सब खाली लोगों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी उनकी बातों को मान लिया। हवेली वाकई में एकदम खंडर पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे पति के सिर्फ दादा दादी ही रहते थे और एक बूढ़ा सा केयरटेकर था। कभी कभार तो ऐसा लगता था कि क्या पता वो दादा दादी का ध्यान रख भी पाता होगा या नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, उस हवेली में लगभग 17-18 कमरे होंगे, लेकिन दादा दादी तो नीचे के एक छोटे से कमरे में रहते थे। यही नहीं, वो जो केयरटेकर था वो भी उनके साथ नीचे के ही उनके ही बाजू के कमरे में रहा करता था। इसीलिए पूरी हवेली मानो एकदम वीरान और खंडर सी पड़ी थी। हवेली को देखकर ऐसा लगता था कि पिछले कई सालों से इसकी सफाई तक ना हुई हो। मैंने अपने पति से कहा कि हवेली कितनी गंदी है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इससे क्या, हमें तो कुछ दिन रहना है और फिर निकल जाना है। मैं शायद अब तक ये नहीं जानती थी कि मेरे पति जो मुझे लेकर वहाँ पर गए हैं वो उस हवेली को बेचने के चक्कर में थे। वो इसलिए भी क्योंकि अब दादा दादी अकेले नहीं रह सकते थे। तो मेरे पति ने ये सोचा कि क्यों ना हवेली बेचकर दादा दादी को अपने साथ ही रख लिया जाए। दरअसल जो मेरे पति के माँ बाप है वो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन हाँ, दादा दादी दोनों थे। और मेरे हस्बैंड अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए शायद उन्होंने ये फैसला लिया था। वो दिन जिस दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए कब खाना खाकर सो गए हमें पता ही नहीं चला। जब अगली सुबह हुई तो कुछ पार्टियां हमारे घर पर आने लगी जो उस घर को लेने वाली थी। हवेली देखकर शायद ऐसा लग रहा था कि वो लोग लेंगे ही नहीं, लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं ये लेने को तैयार हूँ, परंतु अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। मेरे पति ने उनसे कहा, इस बीच अगर हमें कोई दूसरी पार्टी मिल जाएगी तो हम उसे बेच देंगे, और नहीं तो फिर आप ही को बेचेंगे। ये सब कुछ हो जाने के बाद शाम में मैं, मेरे पति, दादा दादी हम लोग उसी हवेली के आंगन में बैठे हुए थे। मैंने ऐसी ही हवेली को देखते हुए कहा कि इसके पीछे कितना बड़ा गार्डन है और गार्डन कितना गंदा है, कोई सफाई तक नहीं करता। तभी उस केयरटेकर ने मुझे ऐसा घूर कर देखा जैसा मानो पता नहीं मैंने उसे कुछ बुरा भला कह दिया हो। उसका ये कहना था कि वो जगह हमारी नहीं है। मैंने कहा, हमारी नहीं है? वो जगह हमारी ही तो है, हवेली के बाउंड्री के अंदर आती है। जिस पर उसने फिर से मुझे देखते हुए कहा, हमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे आदमी की है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति रहती है जो उस जगह को साफ नहीं रखना चाहती। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद मैंने अजीब सी शक्ल बनाकर अपने पति को देखा। मेरे पति ने मुझे देखकर मुस्कुराया और वो केयरटेकर भी हमें देखकर मुस्कुराने लगा, मानो वो ऐसा जाहिर कर रहा था जैसा अभी जो भी उसने बातें कही है वो सिर्फ एक मजाक था। वैसे तो मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और हम लोग अपनी ही हंसी मजाक और बातों में लग गए। जब रात हुई तब कुछ 9 बजे हम सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। वो दिन मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि सो जाओ, ये सब तुम्हारा वहम है। लगभग 1.5 घंटे के बाद मेरे पति सो चुके थे। मैंने एक आवाज़ सुनी।
वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मानो कोई बहुत बड़ी चीज़ ऊपर से ज़मीन पर आकर गिरी हो। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक कुर्सी जो ऊपर रखी हुई थी, हो सकता है कि वही कुर्सी ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिर गई होगी। मैं तुरंत दरवाज़ा खोलकर जब बाहर आई तब मैंने देखा कि एक बड़ी सी कुर्सी हवा में उड़ रही थी, मानो कोई उसे हवा में ही पकड़ कर रखा था। और मेरे देखते साथ वो कुर्सी एक जोर की आवाज़ करते हुए नीचे ज़मीन पर गिरी। मैंने ये देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे पति जो कि अंदर सो रहे थे वो दौड़ते हुए मेरी ओर आए। कहने लगे, क्या बात हुई? मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनका ऐसा कहना था कि अरे ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम नींद में हो। जबकि मैं तो सोई नहीं थी, तो मैं नींद में कहाँ से हो सकती थी। मैंने कई बार उनको समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। अगली सुबह में दादा और दादी वो दोनों ही मुझसे आकर कहने लगे कि पिछली रात में तुमने क्यों चिल्लाया था। शायद मुझे लगता है कि उन्हें इस सब के बारे में पहले से पता था या वो लोग जान चुके थे। मैंने दादी जी को पूरी बातें बताई। दादी जी मुझसे कहने लगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें देखने के बाद भी हमें अनदेखा करना पड़ता है और इसी में हमारी भलाई है। मैंने दादी जी से पूछा, यानी कि आप जानती है कि इस हवेली में भूत चुड़ैलों का साया है? वो मेरी ओर देखी और शायद शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। मैंने उनसे दोबारा कहा, दादी जब यहाँ पर भूत और प्रेत रहते हैं तो आप लोग इस हवेली को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने भी तीसरी बार पूछना ठीक नहीं समझा और चुप हो गई। जो कुर्सी ऊपर से नीचे गिरी थी, दरअसल वो कुर्सी ऊपर पैसेज में ऐसी पड़ी हुई थी कि मानो हल्का सा भी धक्का अगर उसे लग जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगी। और जब मैं हवेली में घुसी थी, मैंने तभी ही पहले ही दिन केयरटेकर से कहा था कि वो कुर्सी कभी भी गिर सकती है, उसे ठीक से रखना। लेकिन पता नहीं क्यों उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया था और मुझे देखकर कहने लगा कि पिछले कई सालों से नहीं गिरी है तो अब कैसे गिरेगी। एक अजीब बात यह भी थी कि जो कुर्सी मैंने नीचे गिरते हुए देखी थी, अब वो कुर्सी ठीक उसी जगह पर थी जहां पिछले दिन रखी हुई थी। और कुर्सी को ऐसी हालत में देखने के बाद मैंने केयरटेकर को आवाज़ लगाया। जब केयरटेकर मेरे पास आया तो मैंने उसे बहुत डांट लगाई। मैंने उससे कहा, तुमने कुर्सी रखी तो वापस से वैसी जगह पर रखी जहाँ से कुर्सी दोबारा गिर सकती है, थोड़ा अंदर रखते। उसका एक अजीब सा जवाब था, शायद वो मुझे डराने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि कुर्सी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया तो मैं क्यों उस कुर्सी को नीचे से ऊपर जाकर रखूँगा। मुझे पता भी नहीं है कि कुर्सी की आप क्यों बात कर रही हो बार बार। इस बार उसके जवाब देने में पता नहीं गुस्सा नज़र आ रहा था। मैंने घर पर अपने पति से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि नहीं मैंने नहीं रखा। लेकिन मानो उन्हें कोई परवाह भी नहीं थी। उनका ये कहना था, अरे जाने दो, किसी ने भी रखा होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को नहीं मान रहा था। मैं दोबारा दादी के पास गई और उनसे पूछने लगी। उन्होंने कहा कि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने आप ही हो रही है, उसके पीछे का कोई कारण नहीं है और अच्छा ही होगा कि अगर तुम भी इन सब बातों पर ध्यान ना दो। मुझे पता नहीं क्यों अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था और डर की वजह से मुझे मन ही मन बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त उस हवेली को छोड़कर वहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। उस वक्त वहाँ से चले जाना ये मेरे बस की बात नहीं थी। एक अजीब बात मैंने ये भी देखा था कि जब तक कि मैं वहाँ पर थी तब तक मैं रोज़ाना हवेली के आंगन में एक कौवे को मरा पड़ा देखती थी। वो कौवा इतनी बुरी तरीके से मरा पड़ा होता था जिसे देखकर यह महसूस होता था कि किसी ने उस पर छुरी या चाकू से मानो हमला करके मारा हो। कौवे का काला रंग खून की वजह से लाल हो जाया करता था। मैंने अपने पति से पूछा, जिस पर उन्होंने कहा, अरे कोई जंगली जानवर हमला कर देता होगा। लेकिन एक अजीब बात तो ये भी थी कि क्या रोज़ाना जानवर हमला करके बस कौवे को जान से मारकर चला जाता है, उसे खाता क्यों नहीं है? यहाँ तक भी बात ठीक थी। जब कुछ दूसरा या तीसरा दिन था तब मैं हवेली के पीछे वाले गार्डन में गई, जो कि बहुत गंदा पड़ा था। जिस गार्डन के बारे में उस केयरटेकर ने मुझसे मजाक में कहा था कि वहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती है जो नहीं चाहती है कि उनका इलाका साफ हो जाए। जब मैं वहाँ पर गई तब मुझे एक अजीब सी गंध आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई मांस का टुकड़ा
पिछले कई 100 सालों से सड़ गया हो और वैसी गंध में वहाँ पर खड़ा रहना मानो नामुमकिन जैसा था। मैं तुरंत वहाँ से भागकर दूसरी ओर आ गई। जाकर मैंने अपने पति से फिर से ये सारी बातें कही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था या तो वो ये सब जानकर भी अनजान बन रहे थे, या फिर यूँ कहिए कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इन सब में पड़ूं, या फिर इन सब से मैं डर कर मेरे पति से वहाँ से चलने के लिए कहूँ। सारी बातें तो ठीक थी। अब कुछ तीसरा दिन था। शाम के लगभग 5 या 6 बज रहे होंगे। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मानो पूरी हवेली में से गूंज कर आ रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे से बाहर निकलकर वो आवाज़ की ओर देखने लगी, बल्कि यूँ कहिए कि वो आवाज़ के बारे में जानने लगी कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो दिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पति, केयर टेकर और दादा दादी ये कहीं गए हुए थे। शायद मंदिर गए थे या किसी काम से गए हुए थे। मैं हवेली में अकेले ही थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि हमें आने में 2 या 3 घंटे लगेंगे। लगभग 7 बजे तक तो उन्हें वापस लौट ही जाना था। मैं वहाँ पर बैठकर ये सोचने लगी कि हवेली में मेरे अलावा तो कोई नहीं है, तो ये आवाज़ कैसी है। वो आवाज़ मानो एकदम जाड़ी सी थी और आवाज़ कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो क्या कह रही थी ये मुझे नहीं समझ में आया। शायद वो कुछ बंगाली भाषा में कहना चाह रही हो। मुझे वैसे भी बंगाल की भाषा आती ही नहीं थी। मैंने जब ध्यान से सुना तो दोबारा मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, और इस बार भी वो आवाज़ बंगाल की भाषा में कुछ कह रही थी। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई और तुरंत हवेली से बाहर निकल गई। मैंने अब ठान लिया था कि जब तक मेरे घर वाले नहीं आ जाएंगे मैं इस हवेली में दोबारा अंदर नहीं जाऊंगी। शायद इसीलिए मैं हवेली के बाहर खड़े रहकर इंतज़ार कर रही थी। एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वो हवेली कई सालों पुरानी थी। लगभग आज उस हवेली को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे, और वो हवेली आज तो वहाँ पर है भी नहीं। उसे तोड़ ताड़ कर वहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन और एक छोटा सा होटल बना दिया गया है। शायद इसीलिए बना दिया गया। अगर वो हवेली आज भी वहाँ होती तो उस हवेली में रहने वाली बुरी आत्माएं लोगों को परेशान करते रहती। मैं जब हवेली के बाहर खड़ी थी तब मुझे एक औरत दिखाई दी। वो औरत वैसे तो मुझे जानती थी। वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि क्या बात है, आप बाहर खड़े हो। मैंने उस औरत को अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता दी। उस औरत का ये कहना था कि आपके दादा दादी पता नहीं इस हवेली में कैसा रहते हैं, क्योंकि गांव का हर बच्चा तक ये बात को जानता है कि इस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। मैंने कहा अगर सच में ऐसा है तो वो मेरे दादा दादी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते। जिस पर उनका कहना यह था कि दादा दादी ना तो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही बुरी आत्माएं उन्हें। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। जिस पर उस औरत ने कहा कि दादा दादी जानते सब कुछ है कि बुरी आत्माएं इनकी हवेली में रहती है, लेकिन कभी भी दादा दादी ने उन बुरी आत्माओं के बीच में जाने का नहीं सोचा, जैसा कि तुम कर रही हो। मैंने कहा कि मैंने क्या किया। जिस पर उस औरत ने कहा मैं सब जानती हूँ। जैसा कि आपके हवेली के आंगन में जो मरे हुए कौवे मिलते हैं, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। रात में आवाज़ें आती है तो आप अपना कमरा खोल के बाहर निकल जाते हो। उस औरत का ये सब कहना था कि मैं दंग रह गई। ये सब तो मेरे घर की बातें थी, फिर बाहर की किसी औरत को कैसे पता चली। अब मैं इंतज़ार करने लगी मेरे घर वालों के आने का। जब मेरे घर वाले आए तो मैंने उन लोगों को सारी बातें बताई। उन लोगों ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। मेरे पति मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ, जो दादी जी थी उन्होंने मेरी बात को मान लिया, जो मुझे अपने कमरे में लेकर गए। उनका कहना यह था कि जो औरत तुम्हें मिली थी वो खुद एक आत्मा थी। मैं ये सुनकर दंग रह गई और डर के मारे कांपने लगी। मैंने उनसे कहा दादी जी आप ये क्या कह रही हो। जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो, वो एक आत्मा थी, इसीलिए वो तुम्हें ये संदेश देना चाहती थी घर में जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल शांत रहो। बस फिर क्या था, जब दादी जी से मैंने ये बात सुन ली तो मैं उसी वक्त अपने पति से ज़िद करने लगी कि मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। मेरे पति ने भी मेरे दादा दादी को लिया और हम सभी लोग उस हवेली को उसी वक्त छोड़कर निकल गए। लगभग 6-8 महीने के बाद हमारी हवेली आखिरकार बिक ही गई और वहाँ आज एक छोटा सा होटल और एक बड़ा सा प्लेग्राउंड बन चुका है। वैसे तो मैं नहीं जानती
कि अब वो हवेली की आत्माएं कहाँ चली गई होगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि बुरी आत्माओं को देखने के बाद या उनके होने का एहसास हो जाने के बाद आदमी ज़िंदगी में कभी भी इस बात को नहीं नकार सकता कि आत्माएं नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी शालिनी जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है यह हमें अंकित जी ने भेजी है, जो कि गुजरात राजकोट के रहने वाले हैं। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये तब की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। आज मेरी उम्र 36 साल की है। ये घटना कुछ अजीब सी है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। चलिए घटना पर आता हूँ। एक शाम जब मैं अपने घर पर लौट रहा था खेती कर कर, तब मैंने एक अजीब सी ठंडी हवा अपने आसपास महसूस की। हालांकि गर्मियों का महीना चल रहा था। मैंने अपने आसपास देखा तो आसपास जो खेत थी उसमें तो बिल्कुल भी हवाएं नहीं चल रही थी। यानी कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हवाएं चलती है तो खेत में लगे छोटे छोटे पेड़ पौधे हिलते हैं, लेकिन उस समय कोई भी पेड़ पौधा हिल नहीं रहा था। मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी अभी कोई मेरे बाजू से गुजरा हो और उसके गुजरने की वजह से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को छू कर निकल गया हो। मैं वहीं पर 2 मिनट सोचते हुए खड़ा हो गया कि ये अचानक हवा मुझे कहाँ से लगी और कैसे लगी। लेकिन जब मुझे एक बात ये समझ में आ गई कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं, तो मैं दोबारा अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। लगभग शाम के कुछ 7 बज रहे थे। सूरज पूरी तरह से डूबा नहीं था। मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि दोबारा मुझे वैसे ही महसूस हुआ। इस बार जब मुझे ऐसा लगा तो मैं वहीं पर खड़े होकर अपने आसपास देखने लगा। अचानक मैंने एक गंध महसूस की और वो गंध काफ़ी अजीब सी थी। शायद आज से पहले मैंने वैसी गंध कभी महसूस ही नहीं किया था। मुझे अजीब सा लगने लगा। मैं अब अपने कदम को तेज़ तेज़ आगे बढ़ाने लगा। लगभग 20-25 कदम ही आगे बढ़ा रहूँगा कि मुझे ऐसा लगा मानो कि कोई मेरे पीछे चलता हुआ मेरी ओर आ रहा है, और अगर मैं उसके रास्ते से नहीं हटा तो शायद वो मुझे ठोक देगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई बहुत भारी सी चीज़ मेरी ओर आ रही है। मैं बिना पीछे पलटे ही रास्ते से हटकर खेत में नीचे उतर गया, और जब पीछे पलट कर देखा तो एक अजीब सी हवा का झोंका फिर से ऐसा आया कि मानो कोई तेज़ी से यहाँ से गुजरा हो। मेरी उम्र 19 साल की थी, शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त डरपोक भी था, और मैं इसी डर की वजह से दोबारा उस रास्ते पर चढ़ा ही नहीं, बल्कि खेत के बीचों बीच से अपने घर की ओर जाने लगा। अब मैं ये सोचने लगा कि बस जल्दी घर पे पहुंच जाऊं और इस मुसीबत से मेरा पीछा छूट जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस चीज़ से मैं पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ वो तो यही चाहती थी कि मैं खेतों में आ जाऊँ, क्योंकि खेतों में आने के बाद अब उसको मुझे परेशान करना और ज़्यादा आसान हो चुका था। मैं जैसा जैसा आगे बढ़ता जा रहा था, वो खेत में लगे छोटे छोटे पेड़ पौधे मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों को रोक रहे हो। वो अपने आप ही मेरे पैर से जकड़ जाते थे और फिर मुझे नीचे झुककर देखना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं नीचे झुककर देखता तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। मैं उस वक्त तो समझा ही नहीं, और कदमों को और तेज़ बढ़ाने की कोशिश में जैसे ही आगे बढ़ा कि मैं औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अब मेरी टांगों को जकड़ कर पकड़ लिया है और मुझे घसीटता हुआ औंधे मुँह पीछे की ओर ले जा रहा है। मैं इससे पहले कुछ करता कि मेरे मुंह से ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगी। मैं बस एक ही बात को चिल्ला रहा था, कोई है, बचाओ मुझे। लेकिन वहाँ मेरे अलावा शायद कोई था ही नहीं। लगभग 2 से 3 मिनट तक मैं उस खेत में ऐसे ही खींचता हुआ चला गया, लेकिन कौन खींच रहा था ये पता नहीं। जब मैं उठकर खड़ा हुआ तब मेरे कपड़े मैले हो चुके थे और मेरे मुंह पर उस खेत की मिट्टी लग चुकी थी और आंखों से आंसू जा रहे थे। मैं वहीं पर खड़ा ये सोचने लगा कि अगर मैं दोबारा आगे बढ़ूंगा तो क्या पता वो शक्ति फिर से मेरी यही हालत करे। इसीलिए मैं वहीं खड़े होकर ऊपर वाले का नाम ले ही रहा था कि अचानक मेरे ही गांव के 2 आदमी मुझे जाते हुए दिखे। मैंने उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाया। उन लोगों ने मुझे पहली ही आवाज़ में सुन लिया और मेरी ओर भागते हुए आए।
और जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन लोगों ने मेरी बात सुनी और उसके बाद मुझे अपने साथ ले जाकर अपने घर पर छोड़ दिया। कहने लगे कि अब जब तक कोई पूजा पाठ नहीं हो जाती तुम्हारे नाम की, तब तक घर से मत निकलना। बस फिर क्या था, मेरे पापा तो वहाँ थे ही। मेरे पापा ने तुरंत ही पूजा पाठ करवाई और उसके बाद कहने लगे कि अब ये धागा हाथ पर बांध लो। हो सकता है कि सच में कोई बुरी शक्ति हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हो। और जब से मैंने वो धागा बांधा, उसके बाद से कभी भी कोई बुरी शक्ति मैंने अपने आसपास महसूस तक नहीं की। क्या पता उसमें कितनी सच्चाई थी, लेकिन हाँ, एक बात तो मैं उस दिन ये समझ गया, बुरी शक्तियाँ कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन ऊपर वाले की शक्ति के सामने कोई भी बुरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसे बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और हाँ, आज की कहानियों में आपको जो भी कहानी बहुत अच्छी लगी उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।